Very good evening, everyone. My name is, good evening. I am Advocate Morvi Singla. I am a law graduate from Gujarat National Law University and I've completed my master's from London. And today I'll be taking you through this course, which is Introduction to Legal Knowledge. So this is an essential part of your CLAT preparation. I guess everybody knows what is CLAT, right? Any confusion? Okay. Everyone knows how much total marks you have to, how much number of the questions would be? कितने questions आएंगे सबको पता है? Okay, so आपके legal aptitude से आप 26% of आप exam expect कर सकते हो, which will be essentially 28 to 32 questions. Okay, so आपको 32 questions चाहिए. Why is it important? Because जो आपकी ranking differ होगी वो इसी के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट होगी और सेक्शन से कंपैरिजन आपको इस सेक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. ओके, इफ वी स्टार्ट विद व्हाट विल बी कवरिंग इन दिस. ओके, व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ दिस थिंग. ओके, it will be divided into two parts. First, as you can see, it's legal reasoning. In legal reasoning, you will be going through the specific laws. Okay, specific parts of laws will be essentially dealing with torts, contracts, criminal, civil, constitutional, and general legal principles. Okay, and this side you have legal knowledge. So your basic concepts and your legal terminology would be covered. Current affairs and constitution. मुझे थोड़ा आइडिया है कि आप शायद कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ पढ़ रहे हो, तो आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े क्लियर होंगे. नहीं है प्लीज़ मेरी क्लास में पूछ लेना. ओके, जितना आपको अभी नहीं समझ आ रहा है डायरेक्टली पूछ लेना. ओके, मुझे आइडिया नहीं होगा कि आपको कितना नहीं आया, कितना समझ नहीं आया. इफ़ यू हैव अ डाउट एनी टाइम फील फ्री टू आस्क. ओके, अब हम एसेंशियली स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लॉ से. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गिवन ऑन दिस स्लाइड, आपको क्या लगता है कि लॉ क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गिवन ऑन दिस स्लाइड, आपको आपकी लैंग्वेज में क्या लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये लॉ है? कोई आइडिया किसी को? कुछ भी थोड़ा सा इंटरेक्शन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे. सो कोई आइडिया क्या है लॉ? ऐसा तो है नहीं कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक कभी लॉ का नाम ना सुना हो. सो एनी आइडिया व्हाट इज लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? जस्ट एनी आंसर इज एक्सेप्टेबल. या गो ऑन. Rule accepted by majority. Okay, good answer. Any other person who want to attempt? Yeah, any answer is acceptable. Come on, just try to be interactive more. बोलो. एक और कोई और attempt करना चाहेगा? कौन? Okay. So law basically means rules and regulations which are backed by the sanction of the government. Now I'll tell you why I've given these two definitions. So ये जो दो definitions हैं ये आपको law में आगे भी बहुत important है. मैंने आपको ये अभी दो सिर्फ explanation के basis पे दी है. ज़रूरी नहीं कि आप यही exact words में law को define करें. For now, for CLAT preparation I'm talking about. आगे आप इसको इन definitions को आपको learn करना पड़ेगा. राइट नाउ मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दो डेफिनेशंस दी हैं. ओके, सो इफ वी गो थ्रू द फर्स्ट डेफिनेशन, लॉ मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सो इससे आपको क्या क्लियर आइडिया होता है कि लॉ एक ऐसी बॉडी है प्रिंसिपल्स की जो रिकॉग्नाइज की जाती है और अप्लाई की जाती है बाय अ स्टेट. अब आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो आप स्टेट से क्या मतलब समझते हैं? कोई आइडिया? गुड, करेक्ट. ओके, अब आगे आता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सो आई थिंक जस्टिस टर्म बहुत बार यूज होगा इस क्लास में, तो आपको उसका थोड़ा आइडिया होगा. व्हाट डज जस्टिस मीन अकॉर्डिंग टू एनीवन? से जस्टिस की वैसे भी कोई परमानेंट सी डेफिनेशन आपको अभी नहीं करनी है, बट स्टिल कोई बेसिक कोई भी आप क्या मीन करते हो जस्टिस से? सो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि आपको कितना पता है. आई एम सॉरी, व्हाट डू यू से? No. Justice and justice is a function of judiciary, but doesn't mean that. So justice
हाँ, correct. That's what you mean in Hindi. Very good, correct. What she said, I think everyone heard it, right? Okay. So, yeah, you want to say something? Okay. So, we go through the next definition, which is law is a command of the sovereign backed by a sanction. I think जो definition मैंने आपको दी थी, which was also law are rules and regulations which are governed and which are backed by the sanction of the government. Sanction क्या होता है वो आपको शायद नहीं पता होगा. Sanction means formal order. Okay, sanction means formal order. If you want to write this down, I'll wait for you. If you want to write this down, note this down so you have an idea. Okay. Yeah. So what does actually law means? Law are rules and regulations which are given to us or applied by the state for the administration of justice, or in a word we can say that these are rules and regulations which are backed by the sanction of the government, backed by the formal order of the government. इतना आप लोगों को समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? ओके. सो इफ आई एम सेइंग लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन, सो अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब लॉ क्या है? अभी मैंने आपको बताया, अब आप मुझे कोई आइडिया बता सकते हैं कि लॉ क्या है? कम ऑन, आगे. हाँ, बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. Okay, cool. Okay, correct. Chalo. So when I say that body of rules or body of principles which is governed by sanction of the government, I means which government? I mean the government we selected. Okay. So rules and regulation governed or applied by the government. बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है, ठीक है? Now we move forward to next slide. What does law include? Now we know what is law. Basic थोड़ा सा idea आप सबको हो गया है. What are laws? Okay. Now what does actually it include? So law एक umbrella term हो गया. उसके अंदर what are the components of law basically? So law essentially includes, first thing that we are going to discuss is constitution. The ultimate source of law, constitution. Okay. Now anyone tell me why I refer to constitution first? No, that's a definition of law. Why am I referring to constitution here? Why I'm saying that law includes and I'm saying constitution. Constitution को इतनी importance क्यों दे रहे हैं हम? I'm sorry, what did you say? No. See, I'll tell you. Constitution को हम इसलिए इतनी importance दे रहे हैं because Constitution is the ultimate source of law. Write it down. Because who gave it to us? We the people of India gave it to us. Remember? आपने सबने Constitution का preamble पढ़ा है? हाँ, उसमें लिखा है ना? We the people of India. Yeah. So who gave us the Constitution? We ourselves give us this Constitution. That's why it's the ultimate source of law. Okay? Why is it it's the most important? Because we, the people of India, think we empower ourselves that we should have this constitution. Okay? Moving forward, इतना समझ आ गया सबको? Clear? Okay, moving forward, if we say the next thing, statutes. Any idea what the statute means? कोई भी? Statutes? Yeah, law, statutes are law, but statutes क्या होता है? Okay? अब थोड़ा आइडिया हो गया सबको? Statutes are legislations or acts. Okay, I think ये थोड़ा इसमें नहीं आ रहा. Acts. Okay?
और इन लीगल टर्म what we use is bare acts. Okay, so statutes are legislation. लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपको सबको आइडिया है? कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपको पता है? हाँ, तो बताइए थोड़ा सा लॉ मेकिंग प्रोसेस कितना पता है आपको? एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, या फिर वो लॉ बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है, वो स्टैट्यूट बन जाता है. ठीक है. सो व्हाट डज लॉ इंक्लूड? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन. हु गेव अस द कॉन्स्टिट्यूशन? वी. या देन स्टैट्यूट्स. ठीक है. लॉ मेकिंग प्रोसेस से अब ये स्टैट्यूट्स हमारे पास पावर कैसे है बनाने की? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? हमें दिया. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम स्टैट्यूट्स को फोकस करते हैं. लेजिस्लेशन एंड एक्ट. स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, एक्ट्स, तीनों चीजें सेम है. ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज. अगर स्टैट्यूट लिखा है सेम चीज की बात हो रही है. लेजिस्लेशन सेम चीज, एक्ट एंड बेयर एक्ट्स भी सेम चीज है. ओके. व्हाई वी कॉल देम बेयर एक्ट्स? बिकॉज वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म्स में है. जैसे प्रेसिडेंट ने असेंट दी है वो उसी लैंग्वेज में है. ओके, इसीलिए वी रेफर टू द टर्म बेयर एक्ट्स. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन आप अगर देखो, when I'm using it as a noun, then I mean legislation as a statute. खुद का जो लॉ है, खुद का जो एक्ट है, वो legislation as a noun when I'm using it. When I'm using it as a verb, then I mean law making process. Okay, I think I'm running out of space here. Okay, then I mean law making process. Okay, so when I'm using it as a noun, I mean statutes. When I'm using it as a verb, I mean law making process is called legislation. Correct? इतना समझ आ गया? Okay. Now, the third important component is judge made law. We have constitution, then we have statutes जो पार्लियामेंट ने हमें बना कर दिए. Then we have judge made laws. Judge made law मतलब जुडिशरी ने हमें जो लॉज बना कर दिए. Why do we have judiciary? Why do we have judge made laws? Good, correct. Okay, one. We importantly have this because everything cannot be covered by statutes. Statute एक साल में बन गया. It cannot possibly think कि next 4 to 5 years में क्या क्या सारे सिनेरियो हो जाएंगे. We as a society are very dynamic. चेंजेस बहुत आते हैं. जहाँ पर चेंजेस आएंगे वहाँ पे नए सिनेरियोज आएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वहाँ पर हम जज मेड लॉज बनाएंगे. ओके, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सो अभी मैं उसको उसी पॉइंट पे छोड़ रही हूँ, दैट लॉ इंक्लूड्स जज मेड लॉज. ओके, दिस स्लाइड इज क्लियर. व्हाट डज लॉ इंक्लूड? कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, स्टैट्यूट्स एंड ओके. नाउ इफ आई कम बैक टू स्टैट्यूट्स अगेन, तो यहाँ पे मैंने एक रूल सीखा है. ठीक है. तो स्टैट्यूट्स में आपका आई थिंक जो आपका बेयर एक्ट होता है, स्टैट्यूट होता है, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं. स्टैट्यूट्स के अंदर सेक्शंस होते हैं. पहले चैप्टर्स होते हैं, फिर सेक्शंस होते हैं. इन सेक्शंस के भी सब सेक्शंस होते हैं, फिर क्लॉज होते हैं और फिर सब क्लॉज होते हैं. पर इन चीज़ों को हमने अलग अलग इसलिए किया है ताकि हम जिस रूल को मैं बात कर रही हूँ उसको आइडेंटिफाई कर सकें. क्लियर? ठीक है. इन सब चीज़ों में सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, होता उसमें रूल ही है. तो स्टैट्यूट्स में बेसिकली होते रूल्स ही हैं, पर उनको कैटेगराइज करने के लिए हम सब सेक्शन, चैप्टर्स, क्लॉज एंड सब क्लॉजेस में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. ओके. Anyone has any doubt? Next slide पे चले? Okay, चलो. Next slide, important slide, sources of Indian law. Okay. What are the sources of Indian law? I think सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे, सबसे important source is statutes.
Okay, important source statutes. Why I'm saying it's important source? Anyone have any idea why is it an important source? क्या कह रहे हो आप? पार्शियली करेक्ट है. थोड़ा और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? वाई. अभी मैंने आपको बताया स्टैट्यूट्स क्या होते हैं. स्टैट्यूट्स क्लियर हो गया सबको क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स के अंदर रूल्स होते हैं, ये भी क्लियर हो गया. अब ये जो स्टैट्यूट्स हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों हैं? पार्लियामेंट बनाता है लॉ, ठीक है. पार्लियामेंट में कहाँ लिखा है हमें हम पार्लियामेंट ये स्टैट्यूट्स बना सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसने दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. क्लियर? या और चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन? क्लियर हो गया? ओके. स्टैट्यूट्स आपको समझ आ गया. स्टैट्यूट्स के अंदर रूल्स होते हैं. स्टैट्यूट्स कैसे होगा एक शायद हम क्लास में एक स्टैट्यूट्स आपको दिखा सकते हैं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए. अभी आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अभी आपको सिर्फ पता है कि स्टैट्यूट्स आर इंपॉर्टेंट इंडियन सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ. नाउ वी मूव टू कस्टम्स. ओके, customs. Any idea what are customs? No, duties are not customs. Any other person who want to make an attempt? Customs. आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड. It's nothing new. Yeah, go ahead. Yeah. Who said traditions? Yeah. Okay. So customs are something which are like traditions or ritual which has been followed through a long time, but when they become a source of Indian law उसकी कुछ conditions हैं. ठीक है, हर custom जरूरी नहीं है law हो. ओके, custom source of law तभी बनेगा जब कुछ set of conditions को वो qualify करेगा. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी conditions हैं जिसके बाद एक custom लॉ ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, ओके. कोई आइडिया लगा सकता है? किसी ने बोला था शायद कस्टम्स वो हैं जो हम बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं. हु सेड इट? या, सो इट शुड बी एंशिएंट. ओके, कस्टम्स शुड बी एंशिएंट. ऐसा नहीं है जो आपने पिछले हफ्ते से शुरू किया, दिस इज नॉट अ कस्टम. करेक्ट. कस्टम की इंपॉर्टेंट चीज एक और है, it should be recognized. What I mean by recognized कि वो socially acceptable होना चाहिए. A lot of people should follow it. It should be accepted by a society. It should be recognized by a group of people. Okay, just because आप दोनों एक चीज फॉलो कर रहे हो वो कस्टम नहीं है. Okay, just because आपकी चीज एक फैमिली में वो चीज हो रही है वो कस्टम नहीं है. It should be socially acceptable. It should be recognized. Correct? Then we come to it should be something which is moral. Okay, custom should be something which is moral. Immoral things are not to be treated as custom as a part of sources of Indian law. Okay, I think everyone's getting it. Note it down, I guess, if it makes sense to you. Note it down. Next condition, custom should be something which is possible. Something which is not possible is not a custom. कोई इस चीज का एग्जाम्पल दे सकता है? It should be reasonable. एक चीज आप बोल रहे हो वो कस्टम है, वो एक रीजनेबल चीज होनी चाहिए. आप कोई भी चीज ले लेते हो और उसको बोलते हो जो चीज हो ही नहीं सकती वो कस्टम नहीं है. ओके, ठीक है. सपोज आप अपनी फैमिली में एक कस्टम करते हो कि हमारी फैमिली में प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके आएंगे. नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. नॉट अ रीजनेबल कस्टम. ओके, कस्टम शुड बी continuous.
ऐसा नहीं है 2 साल फॉलो किया फिर छोड़ दिया, फिर 2-3 साल बाद फिर फॉलो किया फिर छोड़ दिया, मन आया तब किया. नो, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस. ओके. एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट custom should not contradict statutes. What I mean by this, custom should not contradict statutes. कोई attempt करना चाहेगा? What does it mean? Custom should not contradict statutes. I am sorry. I apologize for that. Custom should not contradict statutes. They do not disturb the work of statutes. Yeah. Okay. So अगर customs में और statutes में conflict है तो हम statutes को मानेंगे, उस custom को नहीं. ठीक है? Statutes that's why are also important because वो customs को मतलब customs contradict नहीं करने चाहिए statutes को. Okay? Who should be given priority? Statute should be given priority. Clear? अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, okay, and 6. These are 6 criteria. अगर ये 6 criteria fulfill होते हैं तभी एक custom source of Indian law माना जाएगा. ठीक है? So if shall I repeat any of these? ये आपको समझ आ गया है? एक बार और repeat कर देते हैं. ठीक है? Custom should be ancient. Custom should be recognized. It should be something which is moral. It should be something which is possible. Okay? Impossible चीज custom नहीं होगी. Custom should be continuous. ठीक है? And customs importantly should not contradict statutes. Clear? Okay. Now someone would like to tell me what are statutes? Yeah, cool. Okay. Correct. Now we will discuss personal law. Okay? Personal law. कोई idea what does this term mean, personal law? क्या लगता है आपको, क्या है personal law? Term आप थोड़ा direction ठीक है but not the correct answer. Personal law. Yeah. So personal laws here doesn't mean कि आप एक पर्सन तो आपके खुद के laws आपके personal laws हैं, नहीं. Personal laws means जो आपको आपके religion से जुड़े हुए हैं. Okay? India is a secular country. सभी religion अपने अपने खुद के personal laws रखती हैं. ठीक है? Hindus have Hindu law, Muslims have the Muslim laws. Okay? Correct? So religion सबको प्रैक्टिस करने का पूरा राइट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई वी हैव पर्सनल लॉ. क्लियर? नाउ ओके, अब तक जितना समझाया समझ आ गया, बिकॉज नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोना मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करना है. सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ. प्राइमरी सोर्स कस्टम्स. कस्टम्स के 6 कंडीशंस हैं. जब वो कस्टम्स कंडीशन फुलफिल करेगा देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंडियन लॉ. फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक स्टैट्यूट्स आपको सबको पता है. पर्सनल लॉ. ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हो गए आपको क्लियर. नाउ विल मूव टू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. ओके, सो इस टर्म का मतलब किसी को पता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कोई आइडिया? रिमेंबर जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे देन आई टॉक्ड अबाउट जज मेड लॉज. जज मेड लॉज आर नथिंग बट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. ओके, कंफ्यूजन कोई? जज मेड लॉज आर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. ओके, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हम क्यों फॉलो करते हैं? कोई आइडिया? क्यों फॉलो करते हैं हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? किसी को भी कोई आइडिया हो? आई टोल्ड यू राइट, स्टैट्यूट सारे सिनेरियोज कवर नहीं कर सकता, तो कंफ्यूजन हो गई कई चीज़ों में.
उस लीगल कंफ्यूजन या लीगल एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए जजेस अपने लॉज बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन पास करना है तो वो रूलिंग देते हैं, और उन रूलिंग्स को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे और हम उनको लॉ मानते हैं. ओके, अब ये जो चीज़ है, ठीक है, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज दैट इट्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल which is stare decisis. Okay, note it down, very important principle. Okay, judicial precedents are based on this legal principle, stare decisis. Which literally means to stand by decided cases. Okay, this is based on stare decisis, which literally means to stand by decided cases. Decided cases. ठीक है? Now when I'm talking about judicial precedents and I'm saying this means stand by decided cases, तब मैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ. हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूलिंग्स को या डिसीजंस को जुडिशियल प्रेसिडेंट ट्रीट नहीं करेंगे. ओके, एक कोर्ट की हायरार्की होगी जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस की बात कर रही हूँ. क्लियर? तो हाई कोर्ट का प्रिंसिपल है, अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को मानना पड़ेगा. ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल समझ आ गया. टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस. ओके, स्टेयर डिसाइसिस मीन्स टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस. ये एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है और हम इसी को फॉलो करते हैं. ठीक है, हम इसको किस लिए फॉलो करते हैं वो आई थिंक मैं जब आपको ये समझाऊंगी तो मैं तो आपको थोड़ा और आइडिया दूंगी. ओके, अभी के लिए हम ये देखते हैं दैट अ जजमेंट has two component. Okay, this is going to be very important. Listen carefully. A judgment has two component. One is ratio decidendi. Okay, and one is obiter dicta. Okay, judgment has two components, ratio decidendi and obiter dicta. Clear? Now, what does ratio decidendi mean? It means the rationale or reasoning behind the decision. Okay? Ratio decidendi means the reasoning behind this decision. Why have we reached this decision? What was the reason to reach this decision? This is the ratio decidendi. ठीक है? क्लियर हुआ? रेशियो डिसेंडाई मीन्स रीजनिंग ऑफ द डिसीजन. क्लियर? हम इस डिसीजन पे क्यों पहुंचे हैं, व्हाट वर द रीजंस, व्हाई वी रीच दिस डिसीजन, ऑल द थिंग्स आर रेशियो डिसेंडाई. क्लियर? एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टास आर ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन ऑफ द जज while passing this decision. ठीक है, एक तो कोर्ट का डिसीजन आया, वो जो डिसीजन हमने दिया है, ठीक है, उसके बिहाइंड पे मेरी क्या रीजनिंग थी, व्हाई डिड आई रीच दिस डिसीजन ओनली. ओके, वो मेरा रेशियो डिसेंडाई है. व्हाट वर द रीजनिंग बिहाइंड दैट जजमेंट, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दैट डिसीजन, रेशियो डिसेंडाई. फिर आता है ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा इज ऑब्जर्वेशंस उस डिसीजन की. ठीक है, जजेस जब कोर्ट में डिसीजन देते हैं यूजुअली वो अराउंड 100 पेजेस की होती हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स. तो सारी की सारी 100 पेजेस तो हम लॉ ट्रीट नहीं करेंगे. क्लियर सी? ओके, 100 पेजेस को तो हम सबको लॉ क्लियर नहीं करेंगे, अप्रॉक्स 100 होती है, ज़्यादा भी होती है. तो हम क्या करेंगे,
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेशियो डिसेंडाई. व्हाट वाज द रीजनिंग, हमने वो डिसीजन क्यों दिया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, हम उसको इम्पॉर्टेंट मानेंगे. एंड दिस रेशियो डिसेंडाई is only treated as judicial precedents, which is a source of Indian law. Okay, obiter dicta is not treated as judicial precedents. Okay, अब मैं इसका रीजन आपको बता देती हूँ. obiter dicta are opinion of the judge और observation of the judge. एक डिसीजन को पास करने टाइम वो हर केस पे ओपिनियन देंगे या ऑब्जर्वेशन देंगे, उनको हम लॉ की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. हम सिर्फ रेशियो डिसेंडाई को ही एक लॉ की तरह ट्रीट करेंगे, जो रीजनिंग थी उस जजमेंट की. ठीक है, ऑबिटर डिक्टा को हम इसलिए जजमेंट ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वो हर डिसीजन के लिए अलग अलग हो सकती है. ओके, हर केस पे ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स जजमेंट के अलग होते हैं. ठीक है, फैक्ट्स बेसिकली अभी आप इस लैंग्वेज में समझो कि किस केस में क्या हुआ था, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है. तो वो जो चीज़ सबके लिए अलग हो सकती है हम उसको लॉ नहीं मानेंगे. रेशियो डिसेंडाई वो जो रीजनिंग है जो हर केसेस पे अप्लाई हो सकती है, जो सबके लिए सेम हो सकती है, हम सिर्फ उस पार्ट को ही लॉ मानेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है इसमें. सो अभी कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी. या एनी कंफ्यूजन? या डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? एनीवन है? ओके, इफ आई से obiter dicta is not a source of Indian law. Why is it not a source of Indian law? It is a observation and opinion of the judge. Yeah, these are the observation and opinion of the judge जो डिफरेंट हो सकती है केस टू केस पे. तो इसीलिए हम उसको लॉ नहीं ट्रीट करेंगे. क्लियर? ओके, आई गेस एवरीवन नोटेड डाउन दीज टर्म्स. स्टेयर डिसिसाइसिस क्या होता है? टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस. जजमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेशियो डिसेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, now we are done to the primary sources of Indian law. Any confusion in any source? Because फिर उसके बाद हम secondary sources डिस्कस करेंगे. कोई confusion अब तक? एक बार दोबारा रिवाइज करना है. Okay, sources of Indian law. सबसे पहले statutes. Everyone's clear about statutes? Okay, then we come to customs. Customs के कुछ 6 conditions हैं to fulfill to become a law. फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल लॉ, पर्सनल लॉ एंड देन उसके बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. क्लियर? ओके, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इंपॉर्टेंट. ओनली रेशियो डिसेंडाई विल बी ट्रीटेड एज लॉ. फिर आते हैं सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स में हम फॉलो करते हैं इंग्लिश लॉ को. बेसिकली अब हम इंग्लिश लॉ को क्यों फॉलो करते हैं, इसका आंसर आपको आना चाहिए. इट्स वेरी इजी. व्हाई डू वी फॉलो इंग्लिश लॉ? या बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन. ओके, आई थिंक ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हम कॉलोनाइजेशन की वजह से इंग्लिश लॉ को फॉलो करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस. सो इंग्लिश कोर्ट्स में, आई मीन सॉरी, उस टाइम देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स. वन इज कॉमन लॉ कोर्ट्स जो इंग्लिश लॉ फॉलो करती थी, एंड देयर आर इक्विटी कोर्ट्स जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस फॉलो करती हैं. ओके, ये एंशिएंट ब्रिटिश पीरियड की मैं बात कर रही हूँ जो बाद में कॉलोनाइजेशन के थ्रू हमारे पास आया. तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स पे इक्विटी कोर्ट्स काम करती थी. तो हम ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स को वहां से फॉलो करते हैं. ओके, सो एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट डज द टर्म गुड कॉन्शियस मीन? कभी सुनी है ये टर्म पहले, गुड कॉन्शियस?
Okay, good. Anyone else? Anyone want to attempt? क्या होता है good conscience? हाँ, correct. Principle of goodness, fairness, moral values. Good conscience basically means that inner voice that's telling you to do something good. Okay? So हम principle of good conscience क्या होंगी? जैसे आपने बोला fairness होगा, moral values होंगी, goodness के principles पे हम good conscience को treat करते हैं. Justice का principle आपको पता ही है, ठीक है? And then equity. Equity ये जो term है, इसका meaning क्या होता है? No, equity is not fairness. It's a part of, आप correct जा रहे हो, but it's not the same thing. करेक्ट बोल रहे हो, आपको फेयरनेस कंपोनेंट है उसका इक्विटी का. थोड़ा और कोई अच्छी तरह बता सकते हैं? इक्वालिटी इज नॉट इक्विटी. नो, कॉमर्स में इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी, विल बी ट्रीटेड एज ओनरशिप, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमर्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ हियर. सो जो आप कह रहे थे टर्म इक्विटी, fair treatment is a good word. Okay, fair treatment of all. Now आप बोल रहे थे equality. Equality and equity are very different. Equality means equal treatment of all. Equity is not equality. I'll show you why. Next slide. Okay, you can see how what is equality and what is equity. Yeah, see, equality means equal treatment of all. Equity means fair treatment. Okay, now this picture I think should give you a very clear idea about what is difference between equality and equity. Equal treatment does not mean that it's fair. Okay, if suppose equal treatment will be like give pen to everyone. Okay, I'll give one pen to everyone, which is equal treatment of all. Equity will be like give pen only to those people who don't have. So you all become equal. जिनके पास नहीं था उन सबको दे दिया, ताकि आप सब आपके पास एक पेन हो गया. अगर मैं इक्वालिटी करती तो जिसके पास पहले था उसके पास दो हो जाते. क्लियर? इक्वालिटी एंड इक्विटी आर डिफरेंट. सो द सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ सेकेंडरी सोर्स में इक्विटी का मतलब आप इस पिक्चर से याद रखना. ओके, ये मैं इलस्ट्रेशन के लिए ही है कि पर्पस के लिए कि आपको थोड़ा आइडिया हो. इक्वालिटी एंड इक्विटी आर नेवर द सेम. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर. ओके, नाउ इंग्लिश लॉ एंड देन इक्विटी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी. ओके, दीज आर सम 12 प्रिंसिपल्स विच यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर राइट नाउ. ओके, ये प्रिंसिपल्स हमने कहीं ना कहीं हमारे स्टैट्यूट्स में अडॉप्ट किए हैं, पर ये प्रैक्टिस में हम फॉलो करते हैं, इसीलिए सेकेंडरी सोर्स है. वेयर वी हैव नॉट अडॉप्टेड देम इन स्टैट्यूट्स, तब हम इसको यहाँ ट्रीट कर लेंगे. दैट्स व्हाई दीज आर नॉट द प्राइमरी सोर्स. क्लियर? दीज आर द सेकेंडरी सोर्स. ये दोनों चीज़ें हमें कॉलोनाइजेशन के बाद मिली हैं. सो अगर हम देखें कॉलोनाइजेशन से पहले हमारे क्या सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ थे, हमारे पास क्या था? सिर्फ कस्टम्स था और पर्सनल लॉ थे. ओके, कस्टम्स एंड पर्सनल लॉज. ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड स्टैट्यूट्स भी हमें कॉलोनाइजेशन के बाद मिला है. ओके, नाउ एनी कंफ्यूजन इन सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ? एक बार दोबारा रिवाइज करना है, एक बार कर लो. इफ एनीवन वांट टू नोट डाउन समथिंग, कर लो. क्लियर? ओके, कॉलोनाइजेशन से पहले सिर्फ कस्टम्स थे और पर्सनल लॉ था. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जो हमें कॉलोनाइजेशन से मिले. क्लियर? ओके, नाउ विल कम टू हायरार्की ऑफ लॉज. ओके, एवरीवनस क्लियर राइट नाउ? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी स्लाइड में? अगर है अभी पूछ लो. We can revise one more time. Confusion इसी क्लास में दूर कर देते हैं. If anyone has any. Okay. Now we discuss hierarchy of laws. Hierarchy आपको सबको पता है.
उस पर लिखा हुआ होगा या, ठीक है। हायरार्की आपको सबको पता है, सबऑर्डिनेशन या रैंकिंग का सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम हायरार्की ऑफ लॉज देखते हैं। मैंने आपको जब हम व्हाट डज लॉ इंक्लूड डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था दैट दिस वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई इट्स रैंक्ड अबव इन hierarchy of laws. Okay, why do we have constitution in the first place? Yeah, we empowered ourselves that we should have this constitution, the ultimate source of law, constitution, correct? Then we move to central and state legislation. Okay, legislation, statute सबको clear हो गया, same concept है। Okay, यहाँ पे ये ऐसा नाउन यूज हो रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जो सेंट्रली लेजिस्लेशन बनाया है वो सभी पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, जो स्टेट ने लेजिस्लेशन बनाया है वो उस स्टेट में अप्लाई होगा। ओके, नाउ एनीवन वांट टू गिव मी एनी आइडिया व्हाई डू वी हैव सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन? Why can't we just have center legislation and be done with it? Speak one person so I can hear one. Okay, yeah, we go. State is not subordinate to the center. No, not. What were you saying? Yeah. Okay. This quasi-federal है हम, ठीक है? Okay. Center and state. Why do we have? Because हम quasi-federal हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? सेंटर के लॉज सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में अप्लाई होते हैं, स्टेट के लॉज उसी स्टेट में अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, सेंट्रल लॉज प्रिवेल इन केस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लॉज इन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो ये तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट है, कॉन्करेंट, ठीक है। ओके, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, ठीक है, पर सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉज। ये बात क्लियर हो गई? ओके, व्हाई? बिकॉज वी आर क्वाजी फेडरल। ओके, अगर फेडरल सिस्टम पूरा होता सो दिस थिंग विल नॉट बी देयर, बट वी आर क्वाजी फेडरल, ठीक है। फेडरल एंड क्वाजी फेडरल का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर होगा? ओके, नाउ वी कम टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। आई थिंक ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले देने वाली थी, बट लेट्स स्टार्ट हियर। So everyone knows what law is. Okay, what is law? Anyone want to define it? What? Okay, chalo. Now, if Municipal Corporation of Rohtak passes an order today, all the heavy vehicles will not be allowed in the city बिफोर 11 PM. ओके, रात को 11 बजे से पहले हैवी व्हीकल्स सिटी में नहीं आएंगे। ओके, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है। इज इट अ लॉ? व्हाई इज इट नॉट अ लॉ? Okay, raise of hands so I know who I want to ask answer. Why is it not a law? No, incorrect. Why is it not a law, or why is it a law? Come on, attempt. All wrong answers are acceptable. They are not signed by the president. It's true that they are not signed by the president, but that doesn't mean that they are not the law. अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो लॉ है। ओके, It is implemented in Delhi. दिल्ली में है ये लॉ, हैवी व्हीकल्स नहीं आएंगे। हाँ वो लॉ है, पर वो लॉ क्यों है? कोई आइडिया? क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट इस पे साइन किया, लेकिन पार्लियामेंट वगैरह नहीं देखती। डजंट मैटर। सी द कॉन्सेप्ट मैं आपको बात करी वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हो रही है। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पावर है कि वो सिटी के लिए लॉज बना सकते हैं। ओके,
बहुत से मैटर हैं, सभी मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कवर होंगे। उसके बाद हमने 3 लिस्ट बना दी। बहुत से मैटर हैं जो बहुत छोटे हैं, जो और भी 3 लिस्ट बनाने के बाद भी गवर्नेंस शायद रह जाएगी। और एक इंडिपेंडेंट गवर्नेंस जो एग्जीक्यूटिव के पास होनी भी चाहिए, उसके लिए हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ओके, सो द ऑर्डर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रोहतक विल बी ट्रीटेड एज लॉ। क्लियर? ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लॉ मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, सो अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर्स ने लॉ बनाए, पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए। ओके, फिर हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जो जुडिशरी ने लॉ बना दिए। फिर हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस हैं जो एग्जीक्यूटिव ने लॉ बना दिए। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के लॉज हो गए जो तीनों डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज ने बना दिए, बट उनकी एक हायरार्की है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हायरार्की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आएगा। क्लियर? उसके बाद सेंट्रल लॉज पहले आएंगे, स्टेट लॉज से, फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। क्लियर? ओके, सो हायरार्की ऑफ लॉ क्लियर है? ओके, सबसे पहले क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, फिर उसके बाद हाँ, फिर डेलीगेटेड। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट स्लाइड। ओके, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, व्हाई डू वी नीड कोर्ट्स? आंसर्स उस पर लिखे हैं, बट एनीवन वांट टू गेस विदाउट इट? हाँ, ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन, बिकॉज सब कुछ पहले लिखा है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोर्ट्स इज dispute resolution. Okay, dispute resolution. What is the dispute? Controversy. Not in the correct sense, but yeah, but what does a dispute mean? Yeah, a conflict or a disagreement is a dispute. Okay, why is it the first and important function of courts? Because we as a human have the ability to agree on something, because we live in a society, so we will agree on something. When we have the ability to agree on something, we have the ability to disagree on something. Okay, हम agree भी कर सकते हैं, और हम agree करते तो हम disagree भी करते हैं, and when we disagree, a conflict arises or a dispute arises. Okay, so resolution of disputes between individuals and between the state and individuals. ठीक है, दोनों टाइप के disputes को कोर्ट रिजॉल्व करती है. So dispute resolution is the important function of courts. Okay, what is dispute resolution? कोई बताएगा? हाँ, okay. Why is it an important function of courts? Yeah, we have the ability, not the right. Okay, we have the ability. Right is not the correct word. Okay, when we have the ability to agree on something, we can easily disagree on something. When we disagree, disputes arises. Okay, when we live in a society, obviously disputes arises and we want a resolution, court will resolve it. So the important function is dispute resolution. Okay, first point here. Okay, now move to second. Okay, important function is serving justice. ठीक है? Okay, next important function that the court does is the serving justice. Okay, who should be punished? Why should they be punished? Is only for the purpose कि हम justice serve कर सकें, ताकि victim को justice मिले. Okay? We live in a society. I think जब आप बाद में theories of law discuss करोगे, तो आप criminal law basically जब हम discuss करेंगे, तब हमारे पास 2 concepts आएंगे. उस concept के according
देयर इज प्यूनिटिव थ्योरी ऑफ लॉ एंड देयर इज डिटरेंट थ्योरी ऑफ लॉ. प्यूनिटिव मतलब जिसने भी क्राइम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए. सजा कौन देगा? कोर्ट्स देंगी. ठीक है. डिटरेंट थ्योरी ऑफ लॉ, उसको सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि आगे और कोई क्राइम ना करे. दोनों वो काम कोर्ट्स करती हैं टू सर्व द जस्टिस. क्योंकि क्राइम जब होता है तो हम सब सिविल कोर्ट्स की तरह उसे मॉनेटरी रिलीफ देकर नहीं छोड़ सकते, और हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि भाई किसी ने तुम्हारे घर चोरी करी है तुम भी उसके घर जाके चोरी कर दो. वी कांट डू इट. ओके, वी डू नॉट लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज अ कॉन्सेप्ट आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं. सो वी लिव इन अ सोसाइटी which is governed by laws, and laws provide for serving of justice, which is done by courts. Clear? Okay? दो important हो गए, समझ आ गई? Resolution of disputes and serving justice. ठीक है? The third important is relating to rights. I think आप सबने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, तो रिट पिटिशंस का भी थोड़ा आइडिया है आपको. ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. आइडिया है? ओके, सर्शरी, प्रोविजन, हेबियस कॉर्पस एंड मैंडेबस. ओके, 5 टाइप की रिट्स है. उसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ बिकॉज आपको आइडिया है. इफ़ यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन तो मैं कोई पॉइंट क्लियर करूँ, अदरवाइज यू नो इट. ओके, सो हम कोर्ट्स में इसलिए जाते हैं ताकि हम हमारे राइट्स की इन्फोर्समेंट करवा सकें. ओके, इन्फोर्समेंट ऑफ आवर राइट्स. क्लियर? द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोर्ट्स इज enforcement of our rights. हमारा राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो हम कोर्ट्स को बोलेंगे मेरा राइट इन्फ्रिंज हो गया है, नाउ यू शुड इन्फोर्स इट. क्लियर? ओके, नाउ you know 3 important functions of courts. First is dispute resolution, second is serving justice, third is enforcement of our rights. Clear? Now to give you an idea what are rights. Rights आपको पता है क्या होते हैं term? What are rights? What are legal rights? कानूनी हक. Okay? Hak is a right. Okay? I'm not talking about right or wrong here. Okay? What are rights? Okay? जो हमारे कानूनी हक है वो हमारे लीगल राइट्स हैं. ठीक है. अब हमारे पास लीगल राइट्स में 2 टाइप के राइट्स होते हैं जो दोनों इस टर्म्स में इंक्लूड हो जाते हैं. ये वैन डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाता है. लीगल टर्म्स में लीगल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो राइट्स मिले वो फंडामेंटल राइट्स मिले. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बहुत से राइट्स मिले, उसमें फिर इंपॉर्टेंट है जो हमें फंडामेंटल राइट्स हैं. क्लियर? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने राइट्स पढ़े. ओके, अभी इलेक्शन का राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ओके, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल. Right to freedom. या राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी. ओके, क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या इतना ठीक है? ओके, यू हैव एन आइडिया. लीगल राइट्स में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं. ओके, नाउ स्टैट्यूटरी राइट्स जो हमें स्टैट्यूट से मिले हैं. ओके, स्टैट्यूट का कॉन्सेप्ट सबको पता है. स्टैट्यूट से जो हमें राइट्स मिले हैं वो स्टैट्यूटरी राइट्स. ठीक है. तो लीगल राइट्स में हमारे पास दोनों ही आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें राइट्स मिले और जो हमें स्टैट्यूट्स राइट प्रोवाइड करता है. ओके, अब हम दोबारा इस स्लाइड में आ जाते हैं. आपकी दोनों टाइप की इन्फोर्समेंट कोर्ट करती हैं, पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे. ठीक है. जो आपके और स्टैट्यूटरी राइट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे. क्लियर? ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा. मैं आर्टिकल अभी रेफर नहीं कर रही हूँ
बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाए, सो आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, इस स्टेज पे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाती हैं आपकी रिट पिटिशंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी रिट पिटिशन कभी नहीं जाएगी, ठीक है. नाउ आई हैव रिटन कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्पसेस ऑफ लॉ. If we know why do we need courts, can also be easily understood what are the purposes of law. इसलिए मैंने दोनों को एक ही साइड पर दिखाया है ताकि आप दोनों को आसानी से समझ आ सके, ठीक है. क्या है लॉ का पर्पस? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इज द पर्पस ऑफ द लॉ. Why do we have laws? To resolve the disputes. Then why do we have law? To maintain order in the society. Okay, serving justice is also good, but to maintain law and order in the society we have law. Okay, how do you maintain law and order in the society? By punishing those who have done crime. Okay, rewarding का system नहीं होता है law में, you only get punishment sir. Okay, फिर to protect the right and liberties that we have. So 3 important functions of law: dispute resolution, maintaining law and order in a society, and then protecting right and liberties. ठीक है? Note it down. It's important. Okay? आप दोनों साथ में ही कर लें ताकि आपको ये भी आइडिया why do we need courts and what are the purposes of law. दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर से हैं तो आपको साथ में याद हो जाएंगे. ओके, सो व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लॉ? 3 important purposes: protecting rights and liberties, maintaining order in the society, and resolving disputes. If we talk about हमारे पास लॉ का पर्पस में वाई डू वी मेंटेन दिस ऑर्डर? बिकॉज अगर हम ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो सोसाइटी विल टर्न इनटू अ केओस. केओस वो सिचुएशन होती है जिसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता, एवरीथिंग इज इन डिसऑर्डर. ओके, जिसका मन आएगा वो करेंगे, ठीक है, और हम उस सोसाइटी में नहीं जीना चाहते बिकॉज इट विल बी इम्पॉसिबल टू गवर्न एवरीथिंग. ओके, क्लियर? anyone has any doubt? Okay, so ये स्लाइड क्लियर हो गई? क्विक डाउट? देन वी मूव टू लीगल राइट. सबको पता हो गई? ओके, देयर आर नाउ वी मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज ज्यूरिसडिक्शन. ओके, ज्यूरिसडिक्शन ये टर्म आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा. दिस इज वेरी न्यू आई गेस. ओके, jurisdiction literally means I speak by law. Okay, and jurisdiction is of courts. ठीक है? We know why do we need courts. Okay, now we will discuss what is the jurisdiction of a court. Jurisdiction is nothing but the power and authority of a court to decide that matter. Okay, I think before we move further, let's take a 5 minutes break and we'll discuss it after break. Okay? So I'll leave. Okay, so let's take a 5-minute break and then we'll move forward. Okay? Okay, we'll take a 5-minute break and then we'll discuss further. Clear? I speak by law. I speak by the law. Should I note it down for you? Okay? Clear? Okay, shall we start? Okay. जो हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया, आपको एक बार वो दोबारा रिवाइज करना है. ओके, एक बार दोबारा कर लेते हैं.
just for a basic understanding. ये आपका syllabus है. What will be covered in this? What is law? Important, सबको idea है? कोई confusion? Okay. Laws are rules and regulations. Yeah, correct. What does law include? It includes constitution, statutes which has rules in it, and it includes judge-made laws. Okay. Then we have sources of Indian law. Okay. These are two important sources, primary, secondary. ठीक है. प्राइमरी में हमारे पास सबसे पहले स्टैट्यूट्स हैं, देन कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड पर्सनल लॉ. यूजुअली हायरार्की होती है कि हम स्टैट्यूट के बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट्स फॉलो करते हैं, बट एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए मैंने आपको कस्टम्स पहले समझाया है. सो व्हाट डू वी फॉलो? स्टैट्यूट्स एंड देन पर्सनल एंड स्टैट्यूट. ओके, बट आपको ये तीनों चारों क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके, everyone is an idea. इसके 6 conditions है. कौन सी 6 conditions सबको पता है? Clear? Okay. Then we have secondary sources, English law and good conscience. Okay. ये सब पता है? Equity, justice and good conscience तीनों terms का मतलब पता है सबको? Okay. Now, okay. So English laws are nothing but the laws which has been followed by Britishers. Okay. जो इंग्लैंड के लॉज है वो इंग्लिश लॉज हैं, और जैसे ही कॉलोनाइजेशन हुई तो वो अपने लॉज भी अपने हम साथ लेकर आए. तो जैसे लॉज वो अपने साथ लेकर आए वो हमने हमारी लॉज में अडॉप्ट कर लिए. ओके, ठीक है. इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है. बेसिकली यही है, जैसे कॉलोनाइजेशन हुई वो अपना कल्चर, अपने पीपल साथ लेकर आए, वैसे ही वो लॉज भी लेकर आए. ठीक है. और कॉलोनाइजेशन की वजह से हमारे पास इंग्लिश लॉज है. ठीक. कॉलोनाइजेशन से पहले, बिफोर ब्रिटिश राज, वी ओनली हैड कस्टम्स एंड पर्सनल लॉ. क्लियर? पर्सनल लॉ क्या होते हैं? या रिलेटेड टू रिलीजन्स ऑफ द पर्सन. ठीक है. इक्विटी एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है. हायरार्की ऑफ लॉ सबको क्लियर है? ठीक है. कोई क्वेश्चन? ओके. सो द गवर्नमेंट ऑर्डर्स आर ऑल्सो लॉ. वाई? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से उन्हें पावर मिलती है. ओके. वाई डू वी नीड कोर्ट्स? सबको पता है? ओके. एनीबडी वांट टू एक्सप्लेन व्हाई डू वी नीड कोर्ट्स फॉर दिस पॉइंट? एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स. Protection of personal. Yeah, okay. That's a function of law, but essentially correct. Okay. Functions of law and why do we need courts आप साथ में कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, तो आपको रिमेंबर अच्छी तरह रहेगा. ठीक है. What is code of criminal procedure and civil procedure? Yeah. Okay. Good question. So code of civil procedure, as you can see, before Civil codes. yeah, for civil courts, correct. It's 1908. कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है. ओके. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर. ओके. सिविल कोड्स हमने वो कोड्स भी अडॉप्ट किए जो ब्रिटिश राज में थे. ओके. मैं आपको सिर्फ इस पर्पज से बता रही हूँ कि हमारे ऐसे भी लॉज है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी अडॉप्ट किए थे और हम उसको अभी भी अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक स्टैट्यूट है. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड्स का क्या प्रोसीजर होता है वो सारा इस कोड में दिया है. कोड इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स. ओके, नोट इट डाउन. कोड इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स. ओके. सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज सिविल प्रोसीजर के जो कोड. ओके. सिविल कोड्स में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वैसे ही. आप सूट कैसे फाइल करोगे, कैसे सम्मन्स जाएंगे, कैसे दूसरी पार्टी कोर्ट में आएगी, कैसे विटनेस आएंगे, कैसे एविडेंस होंगे, कैसे ट्रायल होगा, कैसे जजमेंट होगी, कैसे ऑर्डर होगा, कैसे टेम्परेरी इंजेक्शन वगैरह होगी, वो सब
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमें देता है। जब हम सिविल लॉज डिस्कस करेंगे तब हम इसको लेंथ में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज अ स्टैट्यूट विच गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड्स। ओके, प्रोसीजर लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ दो टाइप के लॉज होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम ये दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जैसे ही सिविल कोड्स का प्रोसीजर के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सिविल कोड्स के लिए, क्रिमिनल कोड्स के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। ओके, रिमेंबर हम इसको, मैं अगर आगे कभी भी इसको रेफर करूं, सो आई राइट इट एज CPC and I write this as CRPC. Okay, do not get confused. When I mean CPC, I mean Code of Civil Procedure. CRPC, Code of Criminal Procedure. Okay. अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 2024 से ये दोनों चीज़ें इन्फोर्स नहीं होंगी और आपके नए रूल्स इन्फोर्स होंगे, ठीक है। तो पर आपके एग्जाम पर्पज से हम ये भी और वो भी दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन की तब मैंने ये दोनों लेंथ में डिस्कस करी है। जब आप लोग अपनी ग्रेजुएशन करोगे तो आप ये भी पढ़ोगे, बिकॉज नेक्स्ट 5 years तक एक ऐसा टाइम होगा जिसमें हमें दोनों साथ ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जजमेंट लॉज हैं वो हमारे पास इनसे हैं। जो नए लॉज हैं उनकी अभी इन्फोर्समेंट के लिए हमें दोनों चीज़ें साथ में पढ़कर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है पर आप मेजॉरिटी नए रूल्स पढ़ेंगे, मेजॉरिटी, पर दोनों का जो असेंस है नए का और इनका, वो दोनों आपकी क्लैट की प्रोफेशन कोर्स में कवर होंगे, क्लियर। ओके, एनी क्वेश्चन नाउ? अगली स्लाइड पे चले। क्लियर है लीगल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में फिर फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हर राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और भी आपको राइट्स देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट ये रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो आप कहाँ जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप नहीं जाएंगे। आपका स्टैट्यूटरी राइट डिस्कस हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम, ठीक है। एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओके, जुरिस्डिक्शन नथिंग but the power and authority of a court to decide a matter. Jurisdiction कभी भी एक person की नहीं होगी। An individual, a person, a party before the court will not have a jurisdiction. Okay, what will they have? They will have locus standi. Okay, by what authority are you standing before this court? What is your locus standi? ये एक पर्सन से पूछा जा सकता है, ओके, ठीक है। सपोज एक पर्सन कोर्ट में आता है, why are you in front of this court? What is your locus standi? Okay, this principle is only for individuals and parties. Okay, ठीक है। बट अब मैं जब एक कोर्ट की बात कर रही हूँ, कोर्ट के पास क्या राइट है, क्या पावर या क्या अथॉरिटी है, सॉरी राइट वर्ड इज नहीं, क्या पावर और अथॉरिटी है वो कोर्ट को वो केस डिसाइड करने के लिए, वो हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जुरिस्डिक्शन क्या है? ओके, इज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू डिसाइड अ मैटर, टू डिसाइड अ केस। ओके, नाउ देयर आर 4 types of jurisdiction. There are more type of jurisdiction, but अभी के लिए we're discussing there are 4 types of jurisdiction. First jurisdiction, territorial. ठीक है, बड़ा easy है, word से ही आपको hint मिल रही है, जो एक territory पे, एक area पे ही हो। Okay, it's only within one territory. ठीक है,
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन विच इज कोरोस्पॉन्डिंग, या करेक्ट, एक टेरिटरी पे है जो उस टेरिटरी को गवर्न कर सकती है फोर्स, ठीक है, वो एक एरिया है। अब सपोज ये कोर्ट है, ये कोर्ट में सिर्फ इसी टेरिटरी में है, तो अगर मैटर यहाँ हो जाता है तो उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैटर यहाँ हो जाता है तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। ये कॉन्सेप्ट से आप समझ गए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, क्लियर। अब हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि जैसे ये जो टेरिटरी है, ठीक है, ये टेरिटरी डिसाइड कौन करता है, कौन से कोर्ट की कौन सी टेरिटरी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? हाँ, कोई Who said legislature? Okay. पार्लियामेंट आपने बोला था शायद, ओके। सो अगर स्टैट्यूट है तो स्टैट्यूट आपको ये बता देगा, जैसे अभी हमने सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया, तो सीपीसी आपको बता देता है सेक्शन 15 के अंदर ही कि सिविल कोर्ट्स वही डिस्कस करेंगी मैटर जो सिविल जुरिस्डिक्शन का है और वो उसी एरिया में फॉलो करेगा, ठीक है, ओके। पर ये एरिया कौन डिसाइड करता है? ये म्युनिसिपल डिसाइड करेगी, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो उस एरिया को डिसाइड करेगी। सपोज अब हमारे पास ये एरिया, हम इसको यहाँ से, ये एरिया था, अब हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये वाला एरिया भी अब इस टेरिटरी में आ गया, तो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस टेरिटरी पे भी आ गई, ठीक है। एक्ट हमें क्या देता है कि, ठीक है, सीपीसी हमें क्या देता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कोर्ट की, ठीक है। सीपीसी जैसे हमें सेक्शन 16 में क्या देता है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है डिसाइड करने की। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रोहतक में है तो रोहतक की कोर्ट डिसाइड करेगी टेरिटरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, 16 कह देता है। पर ये टेरिटरी वो तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सी टेरिटरी है, ये टेरिटरी हमें म्युनिसिपल डिसाइड करके देगी, ठीक है। तो अगर ये टेरिटरी चेंज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी, क्लियर, इतना आ गया, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लास्ट बेंच हो गया, आई एम आस्किंग यू, या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? हाँ, द पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू डिसाइड अ मैटर विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू पेक्यूनरी। पेक्यूनरी से मीनिंग होता है वैल्यू, वैल्यू बेस्ड जुरिस्डिक्शन। पहली हो गई एरिया बेस्ड जुरिस्डिक्शन, जहां मैटर हुआ उसकी, या फिर जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी ये बता रही हूँ, हम बाद में जब डिस्कस करेंगे तो मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ, जो टेरिटरी के अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शन है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो वैल्यू के अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शन है वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। अब ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट नहीं करता है, पहले बता देती हूँ। अब बताओ मुझे, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है? इतना तो आपको पता चल गया कि वैल्यू है, तो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पहले किस चीज की वैल्यू है? वैल्यू ऑफ व्हाट? मैं कह रही हूँ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वैल्यू ऑफ व्हाट? किस चीज की वैल्यू? कोर्ट की वैल्यू। कोर्ट की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे? कोर्ट की वैल्यू के बेस पे आप सूट लेके जाओगे? नहीं, किसने बोला केस की वैल्यू? यू सेड या द वैल्यू ऑफ द सूट। सूट इज नथिंग बट सिविल केस। अभी आप उसको ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ द सूट, ठीक है, ये
सिविल कोर्ट्स में वैल्यू ऑफ द सूट, ठीक है, हो गया। अब सिविल कोर्ट्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। सिविल कोर्ट्स में हम जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हैं वैल्यू ऑफ द सूट में पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में। पेक्यूनियरी का मतलब सिर्फ वैल्यू से ही होता है, पर अगर हम कभी क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएंगे तो हम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में देखेंगे कि किस कोर्ट के पास कितनी पनिशमेंट देने की पावर है, ठीक है। वो मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ बता रही हूँ, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो हम एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट्स में हम वैल्यू पे जाएंगे। वैल्यू ऑफ द सूट, वैल्यू ऑफ द सूट कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए एक अलग से एक लेजिस्लेशन है, सूट वैल्यूएशन एक्ट। अभी इतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम वैल्यू ऑफ द सूट पे जाएंगे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। जैसे एक कोर्ट हो गई जिसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ 2 लाख तक के मैटर ही सॉल्व करने की है, ठीक है, उससे ज्यादा वैल्यू ऑफ सूट पे जा ही नहीं सकते। एक की सिर्फ 2 से 5 लाख तक की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। अब हम ये देखते हैं कि वैल्यू डिसाइड कौन करता है। पार्लियामेंट तो डिसाइड नहीं करती है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन बोल देता है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि टेरिटोरी के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी, वैसे ही पार्लियामेंट बोल देता है पेक्यूनियरी लिमिट के अकॉर्डिंग पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होगी। तो ये पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अब कौन डिसाइड करेगा, म्युनिसिपल भी नहीं करेगा, तो अब कौन डिसाइड करेगा, कोई आइडिया? हाई कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। अगर रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है तो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड की है, ठीक है। रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट डिसाइड करती है, ओके, क्लियर। कोई भी मैटर की वैल्यू सिर्फ वैल्यू से पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी। जुरिस्डिक्शन की वो वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इस टर्म से या इस कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हो कि जहां हाई कोर्ट है वहां पे जुरिस्डिक्शन है, सॉरी जहां हाई कोर्ट है उन्होंने वैल्यू डिसाइड किया है, तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेट की वैल्यू अलग हो सकती है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड की है, पंजाब एंड हरियाणा की हाई कोर्ट ने रोहतक की जुरिस्डिक्शन डिसाइड की है। सेम होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ अगर 2 लाख तक के मैटर जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर 3 लाख तक के मैटर जाए, ठीक है। तो जब रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट डिसाइड करती है तो वो सेम नहीं होगी, जरूरी नहीं है 5 लाख तक के मैटर अगर हमारी कोर्ट सुन रही है तो वही सेम कोर्ट राजस्थान में भी वही मैटर उसी वैल्यू पे सुनेगी। इट कुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दी हाई कोर्ट्स, ठीक है। सो ये दोनों टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी, कोई डाउट? अब आती है सब्जेक्ट मैटर। व्हाट इज द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट विल डिसाइड द जुरिस्डिक्शन। कोर्ट की पावर डिसाइड करने की कौन से सब्जेक्ट मैटर पे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सपोज मैटर फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली कोर्ट्स में जाएगा। मैटर इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन पे जाएगा, ठीक है। मैटर कंज्यूमर डिस्प्यूट है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जाएगा, ओके। जैसा जैसा आपका मैटर है वैसे जाएगा। कॉमनली सिविल डिस्प्यूट है, सिविल कोर्ट्स में जाएगा। क्रिमिनल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल में जाएगा। ये आपको आपका लेजिस्लेशन देता है, ठीक है। ये हाई कोर्ट या और कोई नहीं देगा, ये आपको लेजिस्लेशन देता है कि कौन सा मैटर, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट से जाएगा, ओके। सब्जेक्ट मैटर टाइप से क्लियर। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जस्ट जिस टाइप का सब्जेक्ट मैटर होगा डिस्प्यूट का उस टाइप का जाएगा, ठीक है। सिविल डिस्प्यूट है, सिविल कोर्ट्स में जाएगा। क्रिमिनल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा। फैमिली मैटर है, फैमिली कोर्ट्स में जाएगा, ठीक है, ओके। लास्ट इंपॉर्टेंट, रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट्स के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन किसके पास होती है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है।
ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती है, सबको पता है? ओके, तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? ओके, बाद में जब हम जरूरत पड़ेगी तो हम ओरिजिनल, एपेलेंट, एक्सक्लूसिव एंड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेसिक क्लास के लिए आपको ये बेसिक टाइप की जुरिस्डिक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अ मैटर, ठीक है? ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी डिस्कस द हायरार्की। ओके, हायरार्की आप सबको पहले ही पता है, ठीक है? व्हाट डज द टर्म हायरार्की मीन्स? तो पहले आपका मैटर कहाँ जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। सो सिविल कोर्ट की क्या हायरार्की होती है? सिविल मैटर है, सिविल मैटर सबको पता है। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा सिविल का मतलब क्या होता है, सबको एक जैसे पता है, सबको पता है सिविल का मतलब होता क्या है? क्या होता है सिविल का मतलब? रिलेटेड टू रिलेटेड टू, कनेक्टेड विद पर्सन्स और इंडिविजुअल इज अ सिविल मैटर। क्लियर? ठीक है, सिविल कोर्ट्स सिविल मैटर है, ठीक है? पहले कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है? डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। हम कैसे जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हैं वो हम बाद में सिविल लॉ पढ़ते टाइम डिस्कस करेंगे। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के लिए मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अगर कोई स्पेशल टाइप का कोर्ट है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो आप मैटर वहाँ लेके जाएंगे स्पेशल कोर्ट्स में। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। दोनों पॉइंट क्लियर? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट होता है स्पेशल कोर्ट में जाएगा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है? कंज्यूमर डिस्प्यूट है, कंज्यूमर डिस्प्यूट के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेकर जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मत जाओ। सिविल डिस्प्यूट है, सिविल नेचर का, यहाँ लेकर आओ। क्लियर? ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसीजन आ गया, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, ठीक है? आप अपील करोगे, कहाँ अपील करोगे? हाई कोर्ट, ठीक है? हाई कोर्ट में आ गया, ठीक है? हाई कोर्ट अपील सिर्फ लोअर कोर्ट से सुन सकता है, सबऑर्डिनेशन, ठीक है? सेक्शन 3 कहता है हाई कोर्ट ऊपर होगा, सुपीरियर होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट होंगे हाई कोर्ट, ठीक है? तो हाई कोर्ट में मैटर आ गया। अब हाई कोर्ट में भी डिसीजन आ गया, आपको नहीं पसंद, कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। What is the highest court of appeal? Supreme Court. What is the apex court of the country? Supreme Court. Okay? ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, सिर्फ यही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? कोर्ट किसकी बात करें? सिविल की। अब हम करते हैं क्रिमिनल। ओके, लेट्स वेट फॉर इट। ओके, एसेंशियली क्या होगा, आपका क्रिमिनल का भी प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है? जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, ये देखिए आगे स्लाइड, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट में डिसाइड होती है पनिशमेंट के बेसिस पे। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रही हूँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हायरार्की होती है। देयर आर 6 to 7 टाइप्स ऑफ जजेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओनली। अभी हम वो हायरार्की नहीं डिस्कस कर रहे, जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तब वो हायरार्की डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस, सबसे नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आएगा, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट आएगा, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा, फिर असिस्टेंट सेशन जज, फिर एडिशनल सेशन जज, फिर सेशन जज आएगा। ये क्लियर होने के बाद इनकी डिसाइड कैसे होती है? पनिशमेंट के बेसिस पे। ओके, ये जज सिर्फ इसी टाइप की पनिशमेंट दे सकता है, इतने साल की और इतना अमाउंट ऑफ फाइन, ठीक है? अभी आपको कोई डिसाइड नहीं करना है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा जज कितने टाइप की पनिशमेंट देता है, कितने साल की देता है। ओके, वो आप फ्यूचर में डिस्कस करोगी। आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है? हायरार्की ऐसे होगी। ओके, सेशन से निकलने के बाद फिर मैटर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से निकलने के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है? दोनों स्लाइड में कोई इशू?
Clear? What is? Juvenile is a term which is relating to young persons who are not adult yet. Yeah, correct, minor. So Juvenile Justice Courts जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर बनी है. अब जैसे मैं आपको बता रही थी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ऐसे अलग से हो जाएगा ये. ठीक है. जुवेनाइल कोर्ट्स में मैटर्स आएंगे जो बिलो 18 ईयर्स हैं उनके. ठीक है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स. क्लियर? जुवेनाइल इज अ टर्म जो हम रिलेटिंग टू यंग पर्सन्स हु आर नॉट द एज ऑफ 18 येट. ओके. एनीथिंग एल्स? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं. जब सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी देता है, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं जिसको, तो सेशन कोर्ट बिना हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के नहीं दे सकता. अगर हाई कोर्ट कंफर्म करता है तो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा. ठीक है. क्लियर? हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तो सेशन जज कैपिटल पनिशमेंट देता है, विच इज द अल्टीमेट पनिशमेंट. हाँ, अब ठीक चल रहा है. द जुडिशियल प्रोसेस. जुडिशियल प्रोसेस दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है. जुडिशियल प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंट है ये आपका क्रिमिनल सिविल कोर्ट्स दोनों में चलता है. जो ये जो प्रिंसिपल है ये आपको मोस्टली सिविल कोर्ट्स में चलेगा. ठीक है. पहले ही क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. तो आपको थोड़ा आइडिया रहे. अब हम पढ़ते हैं ये दो प्रिंसिपल्स हैं क्या. ओके. व्हाट आर दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स? फर्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट्स हमने पढ़ लिए. जुडिशियल प्रेसिडेंट्स दे आर ए सोर्स ऑफ इंडियन लॉ. अब सबको पता है a judgment has two components. What are the two components of a judgment? Come on. Yeah, you. What are the two components? And? Yeah, correct. What is the meaning of ratio this and that? Yeah, reasoning behind the. Yeah, or rationale of the decision. Correct? Obiter dicta? Yeah. What is the law? Ratio or obiter? Ratio is the law. Okay. Ratio decidendi is the source of law. Correct? तो ये प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस. ठीक है. पहले डिसाइडेड केसेस पे हम जब आगे अपने केस डिसाइड करते हैं, दैट्स द ओनली डॉक्ट्रिन. ठीक है. विच सेज लोअर कोर्ट्स को फॉलो करनी है जजमेंट हायर कोर्ट्स की. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हमने पढ़ी, वैसे ही रूलिंग फॉलो होंगी. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट फॉलो करेगा, हाई कोर्ट की जजमेंट लोअर कोर्ट फॉलो करेगी. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट दोनों फॉलो करेंगी. ठीक है. क्लियर? अब आ जाता है ये प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम आज एक बार ये डिस्कस करने के बाद हम ये सिविल लॉ डिस्कस करते टाइम एक बार फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इससे स्टार्ट करने से पहले अभी तक कोई कंफ्यूजन है कहीं? कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस क्लियर है. नाउ रेस जुडिकाटा. जब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस. ओके, इट्स नॉट राइटिंग though. I told you about this legal principle, correct? हम स्टेयर डिसाइड फॉलो करते हैं. ठीक है. टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस जब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं. रेस जुडिकाटा मीन्स अ केस ऑलरेडी डिसाइडेड. रेस जुडिकाटा ट्रांसलेट्स टू अ केस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड. ओके. क्लियर? रेस जुडिकाटा मीन्स अ केस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड. शुड आई नोट इट डाउन? ओके. ठीक है. अ केस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड. क्लियर? अब हम रेस जुडिकाटा को पढ़ते हैं. व्हाट इज प्रिंसिपल? ये सेक्शन 11 में देता है सीपीसी में. इसका मतलब ये होता है कि
एक डिसीजन, एक कोर्ट जब पहले एक केस डिसाइड कर चुकी है तो हम वो मैटर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो मैटर दोबारा डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट था, एवरीवन अंडरस्टैंड डिस्प्यूट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। डिस्प्यूट था, वो लोग कोर्ट गए, वो जाकर जैन 2024 में डिसीजन ले आए, ठीक है। फिर क्या होता है, वो जाते हैं फैब में और फिर कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। वाई शुड द कोर्ट डिस्कस जो वो पहले ही डिसाइड कर चुका है? जब वो एक चीज पहले ही डिसाइड कर चुके हैं तो वो दोबारा उस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे। सिंपल इसका ये मतलब होता है, ठीक है। एक केस पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं, हम उसको दोबारा डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आपको डिसाइड करे हुए केस से प्रॉब्लम है तो आप अपील करो, उसी कोर्ट में मत आओ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सो, आप हाई कोर्ट जाओ, पर आप डिसाइड करने के लिए वही मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा लेकर आए हो, विच इज रॉन्ग। ये क्यों होता है? ताकि अगर ये कोर्ट सपोज ये दोबारा यहाँ पर एक डिसीजन ले आते हैं, ठीक है, बी वर्सेस ए ले आते हैं सपोज, ठीक है, ओके, ए एंड बी का डिस्प्यूट था, ए को डिसीजन फेवर में आ गया, ए खुश है, बी खुश नहीं है, बी दोबारा केस ले आया, बी और ए के बीच में दोबारा केस आ गया, तो क्या कोर्ट डिसाइड करेगी? नहीं, पहले ही डिसाइड कर चुकी है वो क्यों दोबारा डिसाइड करेगी आपका मैटर, ठीक है। दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है ये, ठीक है, वो दो लीगल मैक्सिम्स पे बेस्ड है। तो अभी हम लीगल मैक्सिम्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट असेंशियली ये इस चीज पे बेस होता है कि देयर शुड बी अ एंड टू लिटिगेशन, ठीक है। लिटिगेशन टर्म नोटेड डाउन, लिटिगेशन मीन्स सेटलिंग ऑफ अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ, द प्रोसेस ऑफ, शुड आई नोट इट डाउन? ओके, litigation, correct? Settling of a case in court of law, litigation in court of law, कोर्ट में प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप एक रिजॉल्व करते हो मैटर, वो यू नॉट राइटिंग इट डाउन, लिख लिया? Okay, your hands are joined, so I thought you were not writing it down. Okay. Litigation means the process of deciding a matter or settling a dispute in court of law. ठीक है? ये principle इस चीज पे based है that it is in the interest of state to put an end to litigation. बार बार आप वो चीज दोबारा कोर्ट में लेकर आओगे तो कोर्ट में क्या होगा? बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, तो जिन लोगों को और जस्टिस चाहिए वो तो कभी कोर्ट आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पुराने ही मैटर डिस्कस करे जा रहे हैं, ठीक है। सो इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, ओके, करेक्ट? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। दूसरी प्रिंसिपल जो ये है उस पे ये है कि एक बार अगर एक इंसान को सजा मिल चुकी है तो दोबारा उस इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर ए और बी का केस है, बी सफर कर चुका है, खुश नहीं है वो, तो वो दोबारा मैटर ले आता है। पर क्या होगा जब ये केस दोबारा डिसाइड होता है ना, तो भी बी की ही गलती निकलती है, तो हम पहले ही एक बार उसको सजा दे चुके हैं, तो हम बी को दोबारा सजा नहीं देंगे। नो पर्सन शुड बी वैक्स्ड, वैक्स्ड विल बी द सेम टर्म, ओके, okay, we will use the term vexed here, okay. No person should be vexed for the same cause. ठीक है, so अब हमने क्या डिस्कस कर लिया? रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स अ केस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फर्स्ट,
देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशंस, ठीक है, बार बार केसेस हमें नहीं लेकर आने हैं कोर्ट में, देयर शुड बी एन एंड, ठीक है। सेकेंड, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस, सॉरी आई डिडंट राइट, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, ठीक है। एक पर्सन को एक ही बार उसने काम किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलनी चाहिए, वाई शुड बी ही शुड बी सफर ट्वाइस फॉर इट, ओके। तो ये दोनों चीजें समझ आ गई, व्हाट इज रेस जुडिकाटा एंड व्हाई इज इट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस, ठीक है। नाउ we discuss is there are few essentials, res judicata तभी लगता है, there are few conditions, जैसे कस्टम्स के हमारे पास 6 कंडीशंस थी तभी कस्टम्स लॉ माना जाएगा, रेस जुडिकाटा तब लगेगा। तो होगा क्या, आप सुनिए, ए और बी का डिस्प्यूट था, बी के फेवर में जजमेंट नहीं आई, दोबारा केस आ गया, तो ये जो सेकंड जो चीज स्टार्ट हुई है, सिविल केस को हम सूट बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सूट, ठीक है। और ये आपका अपैरल वाला सूट नहीं है, सूट। ए एंड बी का सूट था, डिसाइड हो गया, फिर से मैटर आ गया, सूट आ गया, तो ये वाला जो सूट है ये डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, इस पे एक बार लग जाएगा। व्हेन आई यूज द टर्म बार हियर, इट मीन्स वर्ब as what, anyone said something, okay, it means stop, we are using it as a verb here। अगर मैं इसको नाउन की तरह लॉ में यूज करूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वगैरह की तरह यूज करूंगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह यूज करूंगी, बट व्हेन आई एम यूजिंग कि यहाँ पर ये सूट बार हो जाएगा, दैट मीन्स वो सूट स्टॉप हो जाएगा, इट विल बी डिसमिस्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आए, यहाँ पे देखा ये तो सेम पार्टीज है, स्टॉप हो गया। तो अब ये जो बार जो मैंने लगाया है, ये जो मैंने रेस जुडिकाटा लगाया है, इसकी कंडीशंस है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, दोनों पार्टी सेम है जो पहले सूट में थी, दिस इज प्रीवियस सूट, दिस इज सब्सिक्वेंट सूट, या फिर दिस इज प्रेजेंट सूट, दिस इज पास्ट सूट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। अदरवाइज फॉर्मल सूट है, प्रेजेंट सूट है, तो फॉर्मल जो सूट है और जो प्रेजेंट हमारे पास सूट है, सेम पार्टीज है, ठीक है। सो नो कोर्ट कैन ट्राई अ मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू विच हैज बीन फाइनली डिसाइडेड इन सूट फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। ये हमें थोड़ी बता देती है, डेफिनेशन ही बता देती है कि इसकी कंडीशंस क्या है, पर हम एक बार दोबारा डिस्कस करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे इजी कंडीशन है, सेम पार्टीज है दोनों कोर्ट, ठीक है, और वो सेम टाइटल पे फाइट कर रही है। सेम टाइटल एंड कैपेसिटी का मतलब है, हाँ जी, सेम, हाँ वो सेम मैटर भी आएगा, वो आएगा, सेम टाइटल एंड सेम कैपेसिटी का प्रॉब्लम है कि सपोज ये दोनों नेबर्स फाइट कर रहे थे, तो अभी भी ये दोनों नेबर्स का डिस्प्यूट है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रिंसिपल या एजेंट होते तो ये प्रिंसिपल एजेंट का डिस्प्यूट आएगा, ठीक है। सेम पार्टीज है और सेम टाइटल है, ठीक है, सेम कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहे हैं जिसमें पहले कर रहे थे, पहले भी ये एम्प्लॉयर था और ये सर्वेंट था, ठीक है, अभी भी एम्प्लॉयर और सर्वेंट का इशू है, तो सेम पार्टीज भी और सेम टाइटल भी है। दो कंडीशंस हो गई, सेम पार्टीज है, सेम टाइटल है, टाइटल मीन्स कैरेक्टर सेम है दोनों का, पहले भी वो एम्प्लॉयर और सर्वेंट थे, अभी भी वो एम्प्लॉयर और सर्वेंट ही है, वो अपनी पर्सन में फाइल नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉयर और सर्वेंट ही है। दो कंडीशंस हो गई, नोट इट डाउन, सेम पार्टीज एंड सेम टाइटल, सेम टाइटल मीन्स सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर मीन्स सेम कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं जैसे वो पहले सूट फाइल कर रहे थे, ओके, ठीक है। दो कंडीशंस हो गई, दो कंडीशंस होने के बाद मूव फॉरवर्ड टू द अदर। What? There are two conditions. There are more conditions. Two conditions are same parties, same title. टाइटल का मतलब ये नहीं कि उनका नाम सेम होना चाहिए, जो उनका नाम इसमें था उसमें नहीं, इसका मतलब उनका कैरेक्टर सेम होना चाहिए। पहले भी वो जैसे अगर टीचर प्रिंसिपल्स या टीचर स्टूडेंट थे, टीचर स्टूडेंट फाइल करेगा तो अपने पेरेंट्स के उस पर फाइल करेगा, तो अभी भी वही मैटर है, ओके।
मेरे साथ प्रॉब्लम डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम है? आई विल स्टोरी, जब टाइम होगा तो मुझे पता चल जाएगा। स्टॉप, ओके, ज़्यादा मैं भी स्टॉप। पर ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं टाइम कितना हुआ है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? सेम पार्टीज एंड सेम टाइटल। शुड आई क्लियर दिस बोर्ड? थोड़ा मेसी हो रखा है। क्लियर द पेज। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम आ जाते हैं। बस नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ओके? आई एम सॉरी, इट्स अ बिट स्लो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू शुड बी सेम। पहले भी वही मैटर था दोनों के बीच में, अभी भी वही मैटर है। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली बिल्कुल ही सेम था, ठीक है? डायरेक्टली का मतलब आपको पता है। सब्सटेंशियली का मतलब काफी हद तक भी सेम ही है, ठीक है? सपोज एक मैटर था, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन का एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ए एंड बी का डिस्प्यूट है। यहाँ पे ए एम्प्लॉयर है जिसने बी को हायर किया हुआ है, ठीक है? तो वो उसका एम्प्लॉई है। यहाँ पे ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। इसको ये टर्मिनेट कर देता है, नौकरी से निकाल देता है। ये मैटर है। वो यूँ कह रहा है मुझे नौकरी से निकाला, इन्होंने गलत किया, मुझे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। मैटर समझ आ गया? डिस्प्यूट क्लियर हो गया? क्या हुआ? अब केस डिसाइड हो गया। एक पार्टी कोई भी ले लो, चलो एम्प्लॉय की फेवर में डिसीजन आया, इसको नौकरी से निकालना नहीं चाहिए था। कोर्ट ने कहा एम्प्लॉयर ने गलत किया, ठीक है? फेवरेबल किसके पे आ गया? बी के पे आ गया। ए क्या करता है? दोबारा सूट फाइल कर देता है, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है? हम एक और सूट फाइल कर देते हैं, ए और बी, ए वर्सेस बी। अभी भी कोर्ट में क्या होता है? मैटर सेम ही है। कोर्ट में वो फिर एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉई है। वो यूँ कहता है कि मैंने इसको सही निकाला और ये मुझसे गलत पैसे मांग रहा है, क्योंकि जब आप रिजाइन करते हो तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, आपने शायद सुना होगा, ठीक है? और जब आप शायद फायर किए जाते हो तो भी आपको, अगर इलीगल फायर किया तो आपको वापस करना पड़ता है, वापस आपको रीइंस्टेट करना पड़ता है। तो वो क्या कहता है कि अब मैं इसको दोबारा नौकरी पे मैं नहीं रखने वाला, ठीक है? मैंने इसको सही फायर किया, ठीक है? तो वो दोनों सेम पार्टीज आ गई, सेम टाइटल पे आ गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पे, और सेम मैटर है एम्प्लॉयमेंट का, सेम इशू है, सेम इशू है। उस कोर्ट में क्या इशू था? क्या बी को फायर करना सही था? यही इशू था। और यही इसमें आके क्या कहता है? मैंने इसको फायर किया तो मैंने सही किया। काफी हद तक इशू सेम है, क्लियर? तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो मैटर है इशू में वो सेम है, ठीक है? हो गया। थर्ड कंडीशन क्या हो गई? कि मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में सेम होने चाहिए। तो सेम पार्टीज हो गई, सेम टाइटल हो गया, सेम मैटर हो गया। मैटर्स, ये वर्ड डायरेक्टली एंड ये वर्ड सब्सटेंशियली, प्लीज इसे अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपका आगे भी आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। एक बार में डिस्कस कर लो, एक बार में आपको समझ आ जाए, अच्छा है। ये बाद में भी बहुत डिटेल में भी आएगा, ठीक है? ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वर्ड्स याद रखना, ठीक है? अब आ जाता है मैटर विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जो ये वाला मैटर था ये बिल्कुल डिसाइड हो गया था, तभी हम इस पे बार लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है? रेस जुडिकाटा में ये जजमेंट आ गई थी, उसके बाद हम इस पे स्टॉप लगा रहे हैं, ठीक है? क्या होता अगर ये सूट अभी भी चल रहा है और ये इससे एक और सूट फाइल कर दिया, तो स्टॉप तो वो भी हो जाता, पर वो इस प्रिंसिपल में नहीं होता, वो होता रेस सब जुडिस के प्रिंसिपल में। पर अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि आपको बाद में कभी ऐसा ना लगे कि मैटर डिसाइड नहीं हुआ है तो दूसरा मैटर चलना चाहिए। ओके, हम सिर्फ रेस जुडिकाटा डिस्कस करेंगे आज तक, तो रेस जुडिकाटा 2 मिनट और देते हैं, 2 मिनट और, ठीक है? तो मैटर्स अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? सेम पार्टीज,
सेम टाइटल, सेम मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. अब फाइनली डिसाइडेड, डिसीजन आ चुका है, फॉर्मल डिसीजन आ चुका है, कोर्ट डिसाइडेड होना चाहिए. अगर ये मैटर डिसाइडेड नहीं है तो बार नहीं होगा. बार का मतलब स्टॉप नहीं लगेगा. ओके. अब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन को ये डिसाइड करना है. लास्ट कंडीशन एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर इसमें जिस कोर्ट ने ये डिसाइड किया उसके टेरिटरी में ये मैटर नहीं है तो वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ही नहीं है. क्लियर? ओके. यस, यू वांट टू से समथिंग? ये वाला मैटर अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है इस कोर्ट के पास डिसाइड करने की तो ये जो डिसीजन है ये नल हो जाएगा. नल मतलब जीरो हो जाएगा, नथिंग. तो जब ये नल हो गया तो ये दोबारा सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, पर ये इसको दोबारा कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल करना है, इसी में वापस नहीं लेके आना. ओके. कंडीशन समझ आ गई सारी? प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टॉप क्लास. Principle of res judicata, a case which is already decided should not be decided again. एक बार डिसाइड हो गया है, हम उसको दोबारा डिसाइड नहीं करेंगे. When I say decided by this, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि अगर हम इसको हाई कोर्ट में लेके जाते तो हम इसको अपील करते. मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. ये हाई कोर्ट में दोबारा डिसाइड हो गया तो ये एक बार दोबारा हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं हो, सॉरी दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा अगर ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हो गया. अब हम इसकी कंडीशंस देखते हैं. सेम पार्टीज, सेम टाइटल, मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, ठीक है. सो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. इशू का मतलब आपको पता ही है, प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, सेम है. फिर फाइनली डिसाइडेड, द प्रीवियस सूट. ओके, प्रीवियस सूट डिसाइड हो जाना चाहिए या फॉर्मल, दोनों का सेम मीनिंग होता है. फिर हम स्टिल राइटिंग, ये पहले वाला सूट जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक बार नहीं होगा. ओके. फॉर्मल सूट शुड बी डिसाइडेड, देन इट शुड बी डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस पे बार नहीं लगेगा. ओके. सो देयर आर 1 2 3 4 and 5 instances. ओके, ठीक है. रेस जुडिकाटा वाला मैटर हो गया. आई थिंक हम कल क्लास डिस्कस करने से पहले रेस जुडिकाटा एक बार और डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. वाई आई एम प्लेसिंग सो मच इम्पॉर्टेंस इन दिस, बिकॉज ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है. ये आपके सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन है, ये पूरे आपके लीगल करियर में काम आता है. ओके. सो लेट्स स्टॉप. ओके, थैंक यू. मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है. सेम पार्टीज का मतलब है ए एंड बी है, ए एंड बी ही है, ठीक है. ए और बी को ही प्रॉब्लम थी, ए और बी ही आई है कोर्ट में, ठीक है. सेम टाइटल का मतलब यहाँ भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई थी, यहाँ भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है. सेम कैरेक्टर में है दोनों. टाइटल का मतलब ये होता है कि सेम कैरेक्टर में, सेम कॉम्पिटेंट है, ठीक है. अगर यहाँ पे क्या हो जाता, अगर वो क्या होता है टेनेंट, सपोज ये बंदा आपका एम्प्लॉयर भी है और ये बंदा आपको लीज पे घर भी दे रहा है, ठीक है. तो आप इसके टेनेंट भी हो गए, ये आपका लैंडलॉर्ड भी हो गया. तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला इशू आता तो ये सेम टाइटल नहीं रहता, ठीक है. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है यहाँ भी और यहाँ भी, तो सेम टाइटल, ठीक है. और कोई कंफ्यूजन और एग्जाम्पल चाहिए? ओके. एनी अदर फ्यूचर डाउट्स? ओके, चलो. Thank you for this class. We'll meet tomorrow at 10. Okay.